हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में करा रखे हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो सामाजिकरण होता है इसके बेसिकली दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक कारक वो होता है जहाँ से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, अपने जो परिवार के सदस्य रहते हैं जैसे कि माता पिता भाई बहन उनसे इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तो वहीं से जो है बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, समाज में जाता है, इसके साथ ही साथ जो है वो मीडिया से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीयक कारक होते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सामाजिकरण के जो प्राथमिक कारक है मुख्य एजेंसी वो क्या है, परिवार है, और द्वितीय कारक क्या है, मीडिया आपका हो गया, ठीक है, समाज हो गया, स्कूल हो गया, ये क्या होते हैं सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का जो है ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि यही से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर दे रखा है परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। और जो समकक्षीय सामाजिकरण है ये सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, प्राथमिक कारक नहीं है। यानी जो पीयर ग्रुप होते हैं, जो साथी समूह होते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद अपने साथियों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, और जनसंचार ये क्या है, द्वितीय कारक है। बट यहाँ पर दोनों बोल रखा है द्वितीय कारक है, तो ये नहीं होगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय क्या होता है, स्कूल क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है, और फैमिली परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दे रखा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखिए विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद विद्यालय से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये द्वितीय कारक होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, ये तो यहाँ पर सही दे रखा है, बट ये विद्यालय वाला गलत दे रखा था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हटेगा आपका यहाँ से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। बात बिल्कुल सही है आपकी। जो हावर्ड गार्डनर थे जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ये क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है, यानी बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका 8 टाइप जो है गिवन है। ठीक है, अब देखिए बी ऑप्शन क्या दे रखा था, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, तो ये कहना तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा, ठीक है, हर जो व्यक्ति का विकास है, जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है, बट यहाँ पर दे रखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। देखिए हम बुद्धि लब्धि को एकदम फिक्स्ड माप नहीं सकते। ठीक है, हाँ कुछ हद तक जो है इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति का जो है आईक्यू बहुत अच्छा होगा वो बहुत अच्छा ही करेगा, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिला। अगर मान लीजिए एक बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि बहुत ही अच्छा है, 120 प्लस है, बट उसको इन्वायरमेंट ही उस तरीके का नहीं मिला, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा नहीं मापा जा सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है मापी जा सकती है। ठीक है, डी क्या दे रखा है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नहीं, बुद्धिमत्ता एक आयामी नहीं होती है, बहुआयामी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी कटेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है,
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए जो जीन पियाजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है, कौन कौन सी आपकी, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी जो जन्म से 2 साल तक का जिसमें बच्चा होता है, ठीक है, जन्म से 2 साल या फिर 0 से 2 भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो सेकेंड स्टेज दी वो क्या दी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। और कॉन्क्रीट जो पियाजे की थर्ड स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 12 साल तक का होता है, ठीक है। और लास्ट इनकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 12 एवव होता है, ठीक है। 12 से आप इसको 16 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी पियाजे के सेकेंड स्टेज बच्चा कितने साल का होगा, यहाँ पर 2 से 7 साल का होगा, ठीक है। अब देखिए परिकल्पित निगमनात्मक सोच बच्चा कब कर लेता है, जब वो पियाजे की 4th स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तब वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है, यानी जो नियम होते हैं उनको प्रूव कर लेता है। आपने देखा होगा मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो सिद्ध करने वाले जो थ्योरी होते हैं उनको बच्चा प्रूव कर लेता है, ठीक है। निगमनात्मक यानी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जो बच्चे के सामने नहीं होती उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है। तो कब कर पाता है, जब पियाजे के लास्ट स्टेज में बच्चा होता है, यानी फॉर्मल स्टेज में होता है, यानी 12 साल तक का जो बच्चा होता है, 12 से 18 साल तक का, वो जो है इस स्टेज, वो जो है परिकल्पित निगमनात्मक सोच जो है कर लेता है। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं क्योंकि हमसे प्री ऑपरेशनल पूछा है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, देखिए ये बच्चे में कब आती है, जब वो पियाजे की थर्ड स्टेज में रहता है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, यानी 7 से 12 साल का रहता है, तब उसके अंदर जो है वो संरक्षण कर लेता है एक तरीके से, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी संरक्षण क्या होता है। साथ ही साथ पदार्थों को क्रमबद्ध एक सिक्वेंस में, एक ऑर्डर में जो है व्यवस्थित कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब बच्चा 7 से 12 साल का होता है, यानी पियाजे की थर्ड स्टेज में रहता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो वो 3 चीज़ें कर लेता है। पहली चीज़ तो क्लासिफिकेशन कर लेगा, चीज़ों को जो है वर्गीकृत कर लेगा, साथ ही साथ जो है कंजर्वेशन कर लेगा, संरक्षण कर लेगा, और उसके साथ साथ जो है चीज़ों को सिक्वेंस एक क्रम में व्यवस्थित कर लेगा। तो ये कब कर लेता है, जब पियाजे के थर्ड स्टेज में रहता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके साथ दे रखा है अमूर्त सोच का विकास। देखिए अमूर्त, अभी मैंने आप लोगों को बताया था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कब करता है, जब वो लास्ट स्टेज में रहता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला और जो सी वाला दे रखा था, ए और सी जो दे रखा था, ये बच्चा कब कर पाएगा, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा, ठीक है। और जो बी वाला दे रखा था, ये कब करेगा, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहेगा, थर्ड वाले स्टेज में रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन, सॉरी तीनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पर होने से नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका विचार सोच में केंद्रीकरण, ये बच्चा कब करता है, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, यानी कि 2 से 7 साल का रहता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। केंद्रीकरण आपका क्या होता है, जैसे कि आप जो है किसी बच्चे के सामने, मतलब जो बच्चा 2 से 7 साल का है उसके सामने जो है किसी चौड़े ग्लास में और एक लंबे ग्लास में, ठीक है, दोनों में जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है जूस दे दें तो बच्चा क्या करेगा, लंबी वाले ग्लास के जूस को लेगा। क्यों, क्योंकि उसको जो लगता है कि जो लंबी वाले ग्लास में जूस है वो ज़्यादा है। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दे तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती, यानी उसका ध्यान क्या है, एक ही जगह पर केंद्रित है, ठीक है। तो यही होता है आपका विचार सोच में केंद्रीकरण, जो कि कब होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि पियाजे के सेकेंड स्टेज में रहता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ ख़त्म कब हो जाती है, जब वो पियाजे के थर्ड स्टेज में चला जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 से 12 साल का होता है, तब वो समझ जाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी को संरक्षण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसी जो मैंने ये आपको 4th स्टेज बताया, इसी स्टेज से रिलेटेड करके कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट तक क्लियर हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया, कई सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपको अपने एग्जाम में अगर आपने इन पॉइंटों को ध्यान में रख लिया तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, यह माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये बस दे रखा है कि केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई आयामों में हमारा विकास होता है, ठीक है। कौन कौन से, हमारा शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके साथ हमारा सामाजिक विकास होता है, ठीक है। और एक होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगिक विकास, ठीक है, जो कि दोनों एक ही में आपका काउंट हो जाता है। तो विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई सारे पक्षों में हमारा डेवलपमेंट होता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या होती है, अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो 2 साल में चलना सीख रहा है, ठीक है, बट कोई बच्चा है वो 1 ही साल में चलना सीख जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है प्रत्येक बच्चे में, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि दे रखा है सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है, ठीक है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। देखिए नहीं, विकास तो जो है हमारे समाज में भी हमारा होता है, हमारे जो परिवार होता है उसमें भी होता है, ठीक है। सभी जगह से हमारा विकास होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय से होता है। तो ये भी कहना आपका गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। देखिए जो समावेशी शिक्षा है कभी भी अलगाव, पृथक करने की बात नहीं करती है। ये क्या कहती है कि हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन देनी, यानी एक क्लासरूम में एक डिसेबल बच्चा भी हो सकता है, एक गिफ्टेड बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक समावेशी क्लासरूम इसको मान लीजिए, ठीक है। ये क्या कहती है कि हमें प्रत्येक बच्चे को जो है इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन देनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बैक करती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक तरीके से इंक्लूसिव क्लासरूम है। इसमें क्या हो सकता है, एक डिसेबल बच्चा भी हो सकता है, इसके साथ साथ जो है एक एवरेज बच्चा भी हो सकता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, एक वंचित पृष्ठभूमि से जो छात्र होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन देनी है। और कैसी एजुकेशन देनी है, एज पर नीड एजुकेशन देनी है, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो मेथड है उसमें चेंज लाए, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। तो जो इंक्लूसिव क्लासरूम है ये यही कहती है कि हम सभी बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करें और एज पर नीड यानी क्षमता पर आधारित जो है बच्चे को एजुकेशन दे, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। यानी प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी दे, अवसर दे, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें दे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, देखिए प्रदर्शन यानी सिर्फ बच्चे जो है कितना अंक पाया इस पर फोकस करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अविभेदी समरूपी निर्देश, देखिए हमें बच्चों को विभेदी निर्देश देने हैं क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम सबको एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखेगा। बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, अलग तरीके से जो है वो चीज़ों को सीखेगा। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि अविभेदी दे रखा है था, अगर विभेदी दे रखा तो आपका यहाँ पर सही हो जाता, बट अविभेदी दे रखा है यानी सबको एक तरीके से पढ़ाएं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। देखिए जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है ये क्या कहता है कि हमें किसी भी डिसेबल बच्चे के लिए विकलांगता का जो वर्ड है ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत पहले जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, बट इस पर जो है अभी जो है एक तरीके से रोक लगा दी गई है। हमें जो डिसेबल बच्चे उनके लिए किस वर्ड का यूज़ करना है, दिव्यांगता, ठीक है।
तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, हमें इस वर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे में बच्चे के अंदर हीन भावना आती थी, जैसे कि कोई जैसे टीचर ही बच्चों को कभी कभी कह देते थे, तो इस वर्ड का जो यूज़ है वो नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र जिसका असक्त शरीर हो, देखिए इस वर्ड का भी नहीं यूज़ करना है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, इसका नाम ही है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो इसको क्या कहते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, ये सारी चीज़ें आपकी गलत है, हमें जो है इन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, मैंने जीन प्याजे की जो स्टेज है पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से जो है ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछा हुआ है, उन्हीं की थ्योरी से रिलेट कर क्योंकि यहाँ पर जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का क्रम पूछा है। तो मैंने आप लोगों को पहली स्टेज क्या बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वो उसी तरीके से दे रखा है, तो हम लोग उनके स्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, पहली स्टेज थी उनकी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी क्या थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी क्या थी कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और लास्ट वाली क्या थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने दी थी। ठीक है, और ये वाली क्या थी संवेदी है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था थी ये, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है मूर्त, तो क्या इन्होंने पहले मूर्त बताया था, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने तो पहले संवेदी बताया था। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अमूर्त, तो अमूर्त जो है इन्होंने बताया था नहीं, तो ये ऑप्शन भी हट गया। इसमें भी दे रखा है अमूर्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पहले सेंसरी मोटर स्टेज बताई, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो हम सीधे थर्ड वाले पे आ जाएंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिर अमूर्त, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है सही क्रम में जन्म से किशोरावस्था तक जो विकास का क्रम है, किसके अकॉर्डिंग जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन हटेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, अब देखिए जब छात्र जो है अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है यानी उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम बच्चे के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार करेंगे, फिर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, NEP हो गया, NCF हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं हमें एज पर नीड एजुकेशन देनी है, बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बट ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यही बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। यही जो है एक टीचर के रूप में नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको जटिल संरचना, ठीक है, यानी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चा पहले से ही अधिगम जो है कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है, फिर और चीज़ें नहीं सीख पाएगा अगर उसके सामने हम कठिन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन पूछा था। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तो देखिए दृश्य श्रव्य जो सामग्रियों का इस्तेमाल है, जब आप इनका यूज़ करते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखता है, क्योंकि उसको विजुअल चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो वो रुचि लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इससे भी बच्चा जो है सीख पाएगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागमों का इस्तेमाल, ये भी बात सही, इससे भी बच्चा जो है सीख पाएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही दे रखे थे, हमें जो सही नहीं था उसके बारे में बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए जो क्रिएटिविटी होती है इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चा एक ही समस्या के कई सारे समाधान बताए, यानी मल्टीपल डायरेक्शन में सोच सके। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है कई दिशाओं में सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असतर्कता, ये अति सक्रियता, कम परिज्ञानता, बौद्धिकमता, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की जब भी बात हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग से उसका संबंध होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, देखिए
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसलिए जो जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण से खुद चीज़ों को अन्वेषण करता है, खोजता है, ठीक है, फिर खुद चीज़ों को सीखता है। आपने देखा होगा जो आपके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर करके जो खिलौने होते हैं उनको तोड़ते रहते हैं, ठीक है, या फिर दीवार पे कभी स्क्रैच कर देंगे कुछ, तो वो क्या कर रहा है, बच्चा अपने ज्ञान का एक तरीके से निर्माण कर रहा है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, खुद चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। बट हम लोग उनको जो है डांट देते हैं कि नहीं जो है स्क्रैच नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो है हम बच्चे की उस टाइम जो क्रिएटिविटी है, जो एक तरीके से जो बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा है उसको दबा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर बच्चा निर्भर नहीं रहता है, वो खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं ये कहना बिल्कुल गलत है। बच्चे की सक्रिय भूमिका रहती है, ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चा खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ अभ्यर्थी मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या ये सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो हाँ मैंने आप लोगों को जो है थंबनेल पे भी मेंशन किया हुआ है, और मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर भी इस चीज़ को मेंशन करती रहती हूँ कि ये आपके जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके पेपर 1 से पुटअप करती हूँ और कुछ क्वेश्चन पेपर 2 से, क्योंकि देखिए सिलेबस तो आपका सेम है। जो सीडीपी का जो सिलेबस है वो पेपर 1 में भी आपको सेम मिलेगा, पेपर 2 में भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। इस चीज़ से मत घबराइए कि पेपर 1 का है पेपर 2 का है, लेवल आपको सेम ही देखने को मिलता है दोनों में। कभी इसमें हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है तो कभी उसमें, बट यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के रहते हैं कि नहीं पेपर 2 का भी कराइए, तो इसलिए मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चन करा रही हूँ। आप चाहो तो इसको जो है पेपर 2 के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है निश्चिंत होकर इन क्लासेस को देखिए, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये कहना तो बिल्कुल गलत है, फिर कोई प्रयास ही नहीं करता, अगर प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अभी आपके सीटेट में जो है आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, आपके जो है 86 नंबर बने थे, ठीक है, 150 में से। बट आपने थोड़ी सी एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, ठीक है, तो क्या हुए आपके 150 से बढ़ करके 120 प्लस मार्क्स जो है आने लगे, नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रयास से इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है प्रयास करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, नहीं असफलता नियंत्रित है, हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मान लें कि असफलता, हम हमेशा असफल ही होंगे, तब तो हम असफल होंगे ही, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, असफलता को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करें, ठीक है, प्रयास करें, एफर्ट लगाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है आपका। योग्यता सुधार्य है, ठीक है, यही बात तो अभी मैंने आप लोगों को बताया। योग्यता क्या होती है, सुधार्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यानी पहले हम सीटेट का एग्ज़ाम में पहली बार हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेहनत नहीं की या फिर किसी और रीज़न की वजह से, ठीक है, टाइम पर कम पड़ गया एग्ज़ाम में, तो हमारा 86 नंबर आया। मैंने अगली बार बहुत मेहनत की, अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया, ठीक है, स्टडी की, क्लासेस देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, मेरे क्या हुए 120 प्लस मार्क्स आ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की, जो अपनी योग्यता उसको क्या किया, सुधारा, ठीक है। तो योग्यता क्या होती है, सुधार्य होती है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। योग्यता अटल नहीं होती, बिल्कुल फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपके 86 नंबर आए तो अगली बार भी 86 ही आएंगे, ठीक है। वो कब आएंगे, जब आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो योग्यता अटल नहीं होती, योग्यता सुधार होती है, इसमें हम चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी बच्चों विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, देखिए बार बार जब आप बच्चे का परीक्षाएं लेते हैं तो बच्चा सीखता नहीं, चीज़ों को रटता है फिर, ठीक है, रट कर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने पर उसका फोकस होता है। तो हमें बार बार बच्चों की परीक्षाएं नहीं लेनी है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है। अन्वेषण और संवाद, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे से अन्वेषण करवाते हैं, खोज करवाते हैं, ठीक है, यानी कि रिसर्च करवाते हैं, उनको जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक तरीके से अवसर देते हैं बच्चे को खुद को जो है
खुद चीज़ें जो है करने के लिए देते हैं तो बच्चा क्या करता है, इससे बेहतर तरीके से सीख पाता है और चीज़ें लंबे टाइम के लिए उसके माइंड में रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ संवाद, जब आप चर्चा कराते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बच्चे, जैसे कि पहले हम लोग के जब क्लास होते थे तो उसमें होता था कि हर संडे को नहीं, सैटरडे को जो है एक तरीके से कंपटीशन कराया जाता था मीनिंग का। तो उसमें क्या होता था, बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते थे। जैसे कि हम लोग भी थे तो बहुत सारे मीनिंग जो वर्ड होते थे वो हमको पता चलते थे। तो बच्चा क्या होता है, इस तरीके से चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों को अन्वेषण, संवाद कराना चाहिए। ठीक है, ताकि लंबे टाइम के लिए बच्चा उन चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, और इंटरेस्ट भी बना रहता है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा नहीं, हमें कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में। ठीक है, हमें उनके सीखने पर फोकस करना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करता है आपकी एनईपी, एनसीएफ। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। पाठ्य पुस्तक सिर्फ ज्ञान को भरना, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। देखिए, जब बच्चा की जो लर्निंग है, जो अधिगम होगा, उसके समाज से जुड़ा हुआ होगा, तो बच्चा समाज के, जिस समाज में वो रहता है उसके बारे में तो वो जानता ही है ना, तो वो अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा, उसमें जो है एक संबंध स्थापित कर पाएगा। बच्चे चीज़ों को क्या होगा, अच्छी तरीके से सीख पाएगा। बट यहाँ पर दे रखा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो जब अधिगम उनके सामाजिक संदर्भ में होगा तो सीखने में कठिनाई नहीं होगी, बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। अब देखिए, ये भी बात सही है, जो विषय वस्तु हम इसको क्या करें, अलग अलग तरीके से बच्चों को बताएं। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, इससे भी अच्छी तरीके से सीख पाएगा, इससे भी उसको जो है अधिगम में सीखने में हेल्प मिलेगी। तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यही बात जो है आपकी यहाँ पर गलत है। अगर जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, बच्चों को अलग अलग तरीके से बताया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा कन्फ्यूज़ होगा। ठीक है, उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। एक ही सूचना को आप जो है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, हमारे माइंड में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। हम किसी से कुछ और बातें सुनते हैं, फिर वही बात जो है दूसरा व्यक्ति हमें कुछ और बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको, बच्चे को हेल्प नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, कठिनाई महसूस करेगा। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही है, क्योंकि पूछा था बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है, जब सूचना अलग अलग जो है टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चा आंतरिक रूप से यानी इंटरनल मोटिवेशन, सीखने के लिए अंदर से अभिप्रेरित होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा, उसको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, वो तो इंटरेस्ट लेगा लर्निंग में। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव ऑप्शन कहीं ना कहीं पूछ रखा था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आप लोगों के कोई भी डाउट रह गई होगी, कोई भी क्यूरीज रह गई होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वहाँ पर हैंड रिटन बिल्कुल फ्री नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ जो क्लासेस का पीडीएफ है वो भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन पहले एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि सीटेट का फॉर्म कब तक फिलअप होगा। तो आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आप लोग को बहुत पहले बता दिया। तो आपका जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी फॉर्म मतलब फिलअप करने के लिए कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ आप लोग ना करें। जब टाइम था, जब मैंने आप लोगों को बताई थी चीज़ें कि जो है 5 अप्रैल तक अपना 5 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते थे, तब आप लोग को सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए थी। क्योंकि बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते, तो इसलिए जो है थोड़ी सा यहाँ पर हर्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है उनको ज़रूर देखिए। जब आपका टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप को, तभी फॉर्म फिलअप कर ले, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ आप लोग ना करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं आप लोगों को वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है, 2 से 3 बार मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा।